जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2025 एडिट मॉडिफाई या फिर कह लीजिए कि सुधार कैसे करना है। अगर आपने आपका फॉर्म इसमें 1 मार्च 2025 तक भर लिया था और फीस पेमेंट कर दिया था और उसके बाद में आपको देखने को मिला कि यार मेरे से कोई गलती हो गई है, तो गाइज अभी आप लोग उसको एडिट कर सकते हैं। और ये आप जो एडिट कर पाएंगे वो आप 4 मार्च 2025 से लेकर के 13 मार्च 2025 रात 12 बजे तक कर सकते हैं। इसके बाद में फिर आप एडिट भी नहीं कर पाएंगे। अब पहले आप ये भी जान लीजिए कि आप कौन कौन सी जानकारी एडिट कर सकते हैं और कौन सी जानकारी बिल्कुल भी एडिट नहीं होगी। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चलिए गाइज शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फिर जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी 32,438 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके फॉर्म आपने यहाँ पर पहले जो डेट आई थी वो 22 फरवरी 2025 थी और बाद में बढ़ा करके 1 मार्च 2025 किया था। तो यानी कि 1 मार्च 2025 तक आपने फॉर्म को भरा था। तो सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक करने के बाद इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आरआरबी ग्रुप डी फॉर्म एडिट मॉडिफाई लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं लॉगिन करने से पहले कि आप इसमें कौन कौन सी जानकारी एडिट या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आपने इसमें फॉर्म को भरा था और फॉर्म भरते समय आपने जो इसमें रजिस्ट्रेशन किया था क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके और उसके बाद में क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी थी जैसे कि कंट्री ऑफ नेशनलिटी, इसके अलावा हैव यू चेंज योर नेम, ये वाला ऑप्शन यस नो किया था, आपका फुल नेम, इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर, उसके बाद में फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, आपका रजिस्टर्ड नंबर, फिर आपका आधार ऑथेंटिकेशन। तो इनमें आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी थी रजिस्ट्रेशन करते समय ये जानकारी आपकी बिल्कुल भी एडिट मॉडिफाई नहीं होगी, भले ही आपको यहाँ पर एडिट मॉडिफाई का समय दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन को एडिट करने का मौका आपको रेलवे मॉडिफिकेशन के दौरान भी नहीं दे रहा है। आपको बोला है कि प्लीज नोट डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूजन रेलवे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। यानी कि जब आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था और उस वक्त ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी थी जो कि मैंने अभी आपको बताई, ये जानकारी आप एडिट नहीं कर पाएंगे और ना ही आप जो आरआरबी आपने सेलेक्ट कर लिया था वो आप एडिट कर सकते हैं। जो आरआरबी आपने सेलेक्ट कर लिया था वो आपका सिलेक्टेड वही रहेगा। उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी थी वो सभी आप एडिट कर सकते हैं, चाहे वो आपकी कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन हो, आपकी बैंक की डिटेल हो, आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन हो, आपका फोटो साइन हो या फिर क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो बाकी सभी जानकारी आप एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं, बस यही वाली इन्फॉर्मेशन आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने इसमें गलती कर दी थी अब आपके पास कोई दूसरा मौका बिल्कुल भी नहीं है एडिट मॉडिफाई करने का। आपको क्या लगता है कि जब रेलवे आपको मौका दे ही रहा है एडिट मॉडिफाई करने का और फीस भी ले रहा है तो उन्हें ये वाला चीजें भी आपको एडिट मॉडिफाई के लिए देनी चाहिए थी या फिर नहीं देनी चाहिए थी, वो आप अपनी ओपिनियन कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। पर अभी जो रियल सच है वो मैंने आपको बता दिया है कि आप इनमें से कोई भी जानकारी एडिट मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आप करेंगे क्या, तो जो लिंक मैंने आपको दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये ओपन करने के बाद आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे। अब आप इसमें लॉगिन होंगे। लॉगिन आप आधार के माध्यम से होना चाहते तो आप लॉगिन विद आधार इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, जनरेट आधार ओटीपी करेंगे, आपका नंबर जो आधार के साथ में लिंक है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, वो यहाँ पर डाल करके आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। अगर इसमें कोई इशू आ रहा है तो फिर आप यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करेंगे, जिसके लिए आप यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे। आपने जो पासवर्ड बनाया था उस वक्त वो आप यहाँ पर डाल देंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आपको पासवर्ड में कोई इशू आ रहा है, आपका पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो आपने फॉर्म के अंदर भरा था, फिर आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से एक नया पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहां पर लॉगिन करेंगे। जैसे ही गाइस आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब आप इस फॉर्म को भर रहे थे उस वक्त ये वाला फीचर इसमें ऐड नहीं किया था वेबसाइट में, पर इसको अब ऐड कर दिया है आपकी सिक्योरिटी को देखते हुए। यानी कि अब आपका मान लीजिए किसी को पासवर्ड मालूम चल भी गया तो आपको फिर से ओटीपी देना होगा, तब जाकर के आप फुल्ली लॉगिन हो पाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप ओटीपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर चाहते हैं या फिर रजिस्टर्ड नंबर पर। तो जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है।
फिर उसी के ऊपर आपको एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और फिर आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको रियल टाइम में इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ये OTP डाला, फिर मैंने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर गाइज आपको इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में यहाँ पर मॉडिफाई या फिर एप्लीकेशन एडिट का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। मैंने ये जो फॉर्म है वो कंप्लीट वे में नहीं भरा, यानी कि मैंने फीस जमा नहीं की, क्योंकि जो भी वीडियोस मैंने बनाई है वो डेमो के लिए बनाई थी, तो अगर मैं उसमें फीस पे करता तो मेरी फीस वेस्ट चली जाती। इसलिए गाइज यहाँ पर मेरे सामने ये वाला सेक्शन नहीं आ रहा है, पर जो कैंडिडेट ने फॉर्म को भर रखा है उनको यहाँ पर एप्लीकेशन एडिट या फिर एडिट करने का एक जो अलग से टैब है वो देखने को मिलेगा। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में, जहाँ पर मॉडिफाई है। इसी के नीचे आपको मॉडिफाई का जो लिंक है वो एक्टिवेट दिखने लगेगा, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है और फीस भी पे कर रखी है। तो आपको इस मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। अब जो आगे की जानकारी हो मैं आपको जब मैंने फॉर्म को भरा था वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन भरी थी उससे बताने वाला हूँ, क्योंकि बाकी की जानकारी आपकी सेम रहेगी जब आपने फॉर्म को भरा था और उस वक्त वो जानकारी आपने भरी थी। यानी कि आप आगे सभी जानकारी एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आप आगे इस वीडियो को देख करके जान लीजिए कि कैसे आपको अपने फॉर्म के अंदर जानकारी को एडिट करना है या फिर उसको दोबारा से भरनी है। अब आप यहाँ पर जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो बताएंगे, अनमैरिड या फिर मैरिड। उसके बाद में रिलीजन आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछे डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो फीस के अंदर छूट मिलती है, जो कि आपसे 500 रुपये फीस ली जा रही है जनरल OBC से और SC ST से 250 रुपये, तो जो बाद में आपको जनरल OBC को 400 रुपये और SC ST को पूरी की पूरी फीस रिफंड की जाएगी। क्या आप वो चाहते कि हमें मिले? अगर आपने यहाँ पर नो कर दिया तो फिर आपको आपकी फीस रिफंड नहीं होगी, और अगर आपने यहाँ पर यस किया तो जो आपको रिफंड करने को बोला है वो फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो सभी कैंडिडेट इसमें यस ही कीजिएगा। इसके बाद में मदर टंग, आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे उसी में फिर आपको एग्जाम देना होगा। उसके बाद में परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। उस मार्क के बारे में थोड़ा अच्छे से यहाँ पर चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद में सेकंड आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में लिखिए, अगर नहीं है कोई ऐसा मार्क तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। अब आती है कम्युनिटी यानी कि कास्ट कैटेगरी, जनरल SC ST OBC जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपकी कैटेगरी SC है तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको नेम ऑफ कास्ट यानी कि आपकी कास्ट का क्या नाम है, मैं आपको डेमो के लिए जानकारी फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपकी कास्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए और उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट नंबर दिया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट इनमें से कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, आपको आपका सर्टिफिकेट उठाना है और उसमें नीचे की तरफ जहां पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है उस पोस्ट के अधिकारी का नाम या फिर उस पोस्ट का अधिकारी जिसने वो जारी किया है। अगर आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार ने जारी किया तो आप यहाँ पर इसमें तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसमें जिस भी पोस्ट के अधिकारी की पोस्ट लिखी है अगर वो इंग्लिश में है तो आपको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर लेना है गूगल के अंदर जाकर के, और फिर इंग्लिश में जो भी उसकी रैंक निकल के आएगी वो रैंक आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इन सभी के पोस्ट के अधिकारी द्वारा जो जारी आपके ये सर्टिफिकेट होते हैं सेंट्रल का कास्ट के, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा तालुका मजिस्ट्रेट यानी कि तहसीलदार ने जारी किया इसलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार इस तरह की पोस्ट रहती है, तो आपको जैसे कि मैंने कहा कि कास्ट सर्टिफिकेट चेक करना होगा, वहीं पर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपका आता है किस डेट में सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो जिस भी डेट में जारी हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये डेट भी आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब आता है डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, जो SC ST को मिलता है तो क्या आप वो फ्री रेल ट्रेवल पास लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस करें, अगर नो तो आप नो करिएगा। और फिर आप अगर यस कर रहे हैं तो बताइए कि आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है। इसके अलावा आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे चूज फाइल का ऑप्शन है, आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट PDF के रूप में अपलोड करना है। अगर वो इमेज में है तो आप गूगल के अंदर आइए और इमेज टू PDF सर्च कीजिए। ये जो वेबसाइट आएगी पहले वाली ये ओपन कीजिए, उसके बाद में सिलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। इस तरह से फाइल आएगी, कन्वर्ट टू PDF कर दीजिए, आपकी फाइल PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में इस फाइल को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे। मैं डेमो के लिए इस फाइल को यहाँ पर अपलोड करके
करके दिखा रहा हूँ। और अगर आपकी फाइल का साइज 500 KB से ज़्यादा हुआ तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। इसलिए गाइज आप यहाँ पर गूगल के अंदर आइएगा और आपको PDF साइज इंक्रीज या PDF साइज डिक्रीज, तो अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप लिखेंगे PDF साइज इंक्रीज, और अगर आपको कम करना है तो आपको डिक्रीज। तो मुझे डिक्रीज करना है तो मैं यहाँ पर PDF साइज डिक्रीज करता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेस PDF, इसके ऊपर क्लिक करके आप PDF साइज को कम कर सकते हैं। और उसके बाद इस फाइल को जैसे आप अपलोड कर देंगे, आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी जो PDF फाइल है वो अपलोड कर दी है। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप देखेंगे पोस्टल एड्रेस डिटेल, यानी कि आपके प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी। तो जो आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, एंड देन जो आपका एड्रेस है उसकी पूरी जानकारी आपको एड्रेस के सेक्शन के अंदर भरनी है। फिर आता है प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी मेजर टाउन, यानी कि आपका जो प्रेजेंट पास की सिटी है या फिर जो आपका मेन टाउन है नज़दीकी, वो आप यहाँ पर लिखिएगा। और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आप डाल दीजिएगा। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप नीचे इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिए। और अगर अलग अलग है प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस तो फिर आप यहाँ पर अनटिक करके अलग से भरिएगा। अगर एक ही है तो टिक कर दीजिएगा। फिर आप सेव करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आती है कैटेगरी डिटेल। तो आपसे पूछा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर पूछे डू यू नीड स्क्राइब इफ यू राइटिंग एबिलिटीज अफेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन मेंशन्ड इन पारा नंबर 11, यानी कि जो पारा नंबर 11 है उसमें अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए तो आप यस करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक है ईश्वर की कृपा से तो आप इसमें नो कर दीजिएगा। फिर पूछा है आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से अगर आप आते हैं तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद पूछे कि क्या आप एक एम्प्लॉय है इंडियन रेलवे के जो करंटली सर्व कर रहे हो, सेवा कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप यहाँ पर किसी रेलवे के अलावा किसी अन्य डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, तो आप वो सेलेक्ट कर ले। अगर आप बेरोजगार है तो आप नॉट एप्लीकेबल को टिक करेंगे। फिर पूछे कि आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे, क्या आपने रेलवे के किसी भी स्टैब्लिशमेंट के अंदर एक्ट अप्रेंटिस की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपने की है तो आप यस करने के बाद में आपका ट्रेड बताएंगे। इसमें ट्रेड स्पेसिफिकली सेलेक्ट करने का नहीं आ रहा है, इसलिए आप एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने किस डेट में ट्रेनिंग स्टार्ट की थी अपने एक्ट अप्रेंटिस की, वो आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और कब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी उसका जो ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और फिर यहाँ पर आप इसमें देखेंगे इफ़ योर रिजल्ट डिक्लेयर्ड, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, सर्टिफिकेट डेट देनी है और मार्क्स ऑब्टेन्ड देने हैं कि आपको कितने नंबर आए थे, और उसके बाद में फुल मार्क्स आपको यहाँ पर भरने हैं। तो इस तरह से आप ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर भरिएगा। इसके बाद में गाइज आपके सामने बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी, यानी कि जो फीस आपको रिफंड की जाएगी वो इसी अकाउंट के अंदर की जाएगी और उसी की जानकारी आपसे यहाँ पर ली जा रही है। तो रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि किस अकाउंट के अंदर आप फीस लेना चाह रहे हैं, जिस नाम पर वो बैंक अकाउंट है उसका नाम आप यहाँ पर भरेंगे। आप आपका खुद का नाम दे सकते हैं या फिर अगर आपका किसी फैमिली मेंबर का अकाउंट है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट होल्डर बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एंड देन गाइज आप यहाँ पर रिफंड ऑफ फी बैंक IFSC कोड, यानी कि जो बैंक का IFSC कोड है वो आप यहाँ पर भरिए। अगर आपको नहीं पता IFSC कोड क्या होता है, कहाँ पर मिलेगा, तो आप अपनी बैंक की पासबुक देखिए, उसमें IFSC कोड मिलेगा, या फिर चेकबुक के ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ से इन दोनों जगह से नहीं देख पा रहे तो आप गूगल के अंदर आइए और आपको सर्च करना है अपने बैंक का नाम और उसके बाद में वो कहाँ पर स्थित है उसको लिखना है और फिर आपको यहाँ पर बाद में IFSC कोड लिख देना है। इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ये पहली वाली वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर आपको जिस भी बैंक का IFSC कोड सर्च करना है, पहले तो वो बैंक सेलेक्ट कर लेना है, फिर वो स्टेट जहाँ पर वो आपका बैंक स्थित है, उसके बाद में वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर बैंक स्थित है, फिर कौन सी ब्रांच है आपकी वो आपको यहाँ पर लिस्ट से सिलेक्ट कर लेनी है इस प्रकार से, जैसे कि आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और नीचे आपको आपका जो IFSC कोड है वो देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका IFSC कोड है। और जैसे आपको IFSC कोड प्राप्त
प्राप्त हो जाए वो आप यहाँ पर डालिए और कंफर्म के ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपका बैंक नेम और आपका बैंक का एड्रेस यहाँ पर फाइंड कर ले जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेव करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर इसमें ब्लैंक दिखाई दे रहा है तो आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, अगेन रिफ्रेश कीजिए, क्योंकि सर्वर एरर की वजह से इस तरह से आ जाता है। मैंने पहले से इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भरा हुआ है और इसलिए यहाँ पर मेरी 10वीं की जानकारी भरी हुई है। मैं इसी जानकारी को एडिट करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना होगा, अपनी स्टेट बतानी होगी जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है, अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देना है, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, 10वीं का रोल नंबर डालेंगे। अब आता है SSLC मैट्रिकुलेशन, SSC 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। तो जो आपको आपकी सर्टिफिकेट मिली है 10th की वो आपको उठानी है और उस पर जो सर्टिफिकेट नंबर है या फिर जो सीरियल नंबर है, अगर सर्टिफिकेट नंबर है तो सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और फिर आप इसको सेव कर दीजिए। मैं इसको यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे कि आपकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन के ऊपर अगेन क्लिक कीजिएगा और अगर आपके पास ITI है और आप उसको देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ITI सेलेक्ट करिएगा। और उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको आपका ट्रेड में एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट यहाँ से आपको बतानी है जिस स्टेट से आपने आपकी ITI की है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी जो ITI है वो की है। उसके बाद में आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जहां से भी आपने आपकी जो ITI है वो की है। और फिर गाइज आप यहां पर आपका जो डेट ऑफ पासिंग है वो बताएंगे कि किस डेट के अंदर आपने आपकी जो ITI है वो कंप्लीट कर ली थी, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहां पर सिलेक्ट करके बता रहा हूं। फिर आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे जो कि आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा, किसके द्वारा आपको ये जारी हुआ है, NCVT या SCVT, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्टिफिकेट टाइप क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट करिए और उसके बाद में आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। फिर से आप क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास अगर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अन्य डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है, ट्रेड में स्टेट बतानी होगी जो भी आपके पास स्टेट है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई एक ही चाहिए, चाहे 10वीं हो, चाहे ITI हो या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है। तो तीनों की इन्फॉर्मेशन इसलिए भर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि क्या पता कौन कैंडिडेट किस क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं तीनों चीज़ें आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आप NEC के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने की है यानी कि जिस एस्टेब्लिशमेंट से आपने की है, उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग क्या था, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट आपको इशू किसके द्वारा जारी हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट इश्यूड है सिलेक्ट करने के बाद में सर्टिफिकेट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, और उसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी आपकी ऐड होगी। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया था वो आप व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आपका फोटो अपलोड करेंगे, किस तरह के फोटो रिजेक्ट होंगे उसके सैंपल आप देख सकते हैं और किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो इस तरह का फोटो ही आपको रखना है, बैकग्राउंड आपके फोटो का व्हाइट होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर आएंगे और जानेंगे कि फोटो आपका 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, फोटो कलर होना चाहिए और बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए, साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज 30 से 50 KB के बीच में और जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। सिग्नेचर व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन के द्वारा होना चाहिए। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो यहाँ पर मैं एक रैंडम फाइल आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और एक फाइल आपको अपलोड करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना है। तो हमने ये फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करी, उसके बाद में ओपन कीजिए। अगर आपके फोटो का साइज 20 KB से कम होगा, सॉरी 20 नहीं 50 KB से कम होगा तो वो अपलोड नहीं होगा, और अगर 100 KB से ज़्यादा होगा तो भी अपलोड नहीं होगा। इसलिए ऐसा फोटो ही अपलोड करना है जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच में हो। तो यहाँ पर मैं इस फोटो को सेलेक्ट करता हूँ। मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किया, उसके बाद में ओपन किया। फिर आप यहाँ पर इसको राइट आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और अगर आपको इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इसको राइट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेम वे में जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। इसमें भी यही रहेगा कि साइज अगर आपके फोटो का 30 से 50 KB के बीच में न हुआ तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। इसलिए आपको वही फाइल सेलेक्ट करनी है जिसका साइज 30 से 50 KB के बीच में हो। तो जैसे आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से फाइल आ जाएगी। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, और फिर आप यहाँ पर राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका सिग्नेचर आ जाएगा। कोई इशू भी यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने में नहीं आया है। और अब मैं यहाँ पर सेव करता हूँ तो ये जानकारी सेव हो चुकी है। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो आ जाएगी। तो मैंने प्रयागराज सेलेक्ट किया। इसमें यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट एक ही है मेरे सामने, NCR पॉइंट्समैन B। तो मैं इसी को प्रेफरेंस दे देता हूँ। और अगर आप
यहाँ पर किसी अन्य जोन के अंदर अप्लाई करना चाहते तो आप जाकर के बैक में यहाँ पर पर्सनल डिटेल के सेक्शन में उस जोन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जानकारी आप पहले ही फिल करके सेव कर चुके हो तो बाकी आपको दोबारा से उसको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आपको अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगी जो भी उस जोन के अंदर अभी अवेलेबल है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे। यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और एंटर द पैलेस में आपको अपना नाम नहीं बल्कि जिस जगह से आप फॉर्म को भर रहे हैं उस सिटी का नाम भरिएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको आपका खुद का नाम नहीं भरना है, अपनी सिटी का नाम देना है जहां से आप फॉर्म को भर रहे हैं। और फिर आप यहां पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। अच्छे से टाइम लेकर के सभी जानकारी चेक कर ले और फिर आप यहां पर इसके ऊपर टिक करें और यहां से सबमिट कर दे।